श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम बीएससी और बीएड के फर्स्ट ईयर का चैप्टर पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, जिसको कंटिन्यू करते हैं। और हमारा लास्ट का हेडिंग था ऑक्सीकारक और अपचायक। हमारा लास्ट हेडिंग था ऑक्सीकारक और अपचायक, और इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, फिर भी और पढ़ते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक हेडिंग है ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक व अपचायक। अपचायक, ऑक्सीकारक व अपचायक। अब देखिए ऑक्सीकारक और अपचायक की क्या बात है। ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अपचायक कौन? जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आई पी के मान सामान्यतः कम होते हैं। आईपी का मान कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना बढ़ जाती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया की प्रवृत्ति बढ़ती है अपचायक गुण बढ़ता है। तो सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुणों में वृद्धि होती है। अपचायक गुणों में क्या होती है? वृद्धि। अपचायक गुणों में सामान्यतः वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना बढ़ती है, अर्थात आईपी के मान कम हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना बढ़ी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की प्रवृत्ति बढ़ी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की प्रवृत्ति बढ़ी। और जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया की प्रवृत्ति बढ़ी तो अपचायक गुण का मान क्या हो जाता है? बढ़ता है। सामान्य वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी के मान कम होने के कारण अपचायक गुण का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आईपी के मान बढ़ने के कारण अपचायक गुणों में कमी आती है। आईपी के मान बढ़ने के कारण अपचायक गुणों में क्या आती है? कमी आती है। ऑक्सीकारक, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ती है। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ेगी अर्थात अपचयन की टेंडेंसी बढ़ेगी। अपचयन की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ऑक्सीकारक गुणों में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये सामान्य बात थी ऑक्सीकारक और अपचायक। ठीक है, अगला अपना टॉपिक रहेगा उदासीन व अक्रिय युग्म प्रभाव। उदासीन व अक्रिय युग्म प्रभाव। उदासीन व अक्रिय युग्म प्रभाव। उदासीन व अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? जब अपने वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो 4f में इलेक्ट्रॉन आ जाने से परिरक्षण प्रभाव का मान दुर्बल हो जाता है। 4f में इलेक्ट्रॉन आने से परिरक्षण प्रभाव का मान क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। यानी 14 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, 14 आवेश बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण प्रभावी हो जाता है। और नाभिकीय आकर्षण प्रभावी होने से ns के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ मजबूती से बंध जाते हैं। ns के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ मजबूती से बंधने के कारण वो ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करने में अपना योगदान नहीं देते हैं, वो अक्रिय हो जाते हैं। इसलिए इस प्रभाव को कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या कहते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव। दोबारा सुन लो, 4f या 5f में इलेक्ट्रॉन जाने से परिरक्षण प्रभाव में कमी आ जाती है।
अर्थात नाभिकीय आकर्षण प्रभावी हो जाता है। और जब नाभिकीय आकर्षण प्रभावी हो जाता है तो NS के इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंध जाते हैं और NS के इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधने के कारण वो ऑक्सीकरण अंक में अपना रोल नहीं देख पाते हैं। ऑक्सीकरण अंक दर्शाने के प्रति वो अक्रिय हो जाते हैं। इसलिए इस प्रभाव को कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। और अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कब उसका कम ऑक्सीकरण अंक का स्थायित्व बढ़ता है। जैसे बोरोन फैमिली में कहें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण का स्थायित्व कम होता जाता है, +1 का ऑक्सीकरण अंक का स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो ये था अक्रिय युग्म प्रभाव। यानी S के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, वो ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करने में अपना रोल नहीं निभा पाते हैं। इसलिए इस प्रभाव को कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या कहते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव या उदासीन युग्म प्रभाव। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है इसके संदर्भ में कोई Tl थीलियम +1 Tl थीलियम +1 Ga+1 से अधिक स्थायी होता है क्यों? से अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है क्यों? अब ये बात अपने को पता है कि जो Tl है ये नीचे रहता है, यहाँ आपने B लगाएंगे, फिर Al, An और फिर Tl आएगा। तो बताओ यहाँ ये +1 शो कर रहा है और ये +1 शो कर रहा है। और मैंने ये भी बताया तुम्हें कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तभी अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। S के इलेक्ट्रॉन मजबूती से तभी बनते हैं और जब S के इलेक्ट्रॉन मजबूती से बनेंगे उसी को अपने अक्रिय युग्म प्रभाव का। तो जब टोटल 3 ऑक्सीकरण शो कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन S ने मजबूती से बांध ली तो केवल एक ही करेगा। तो यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो +1 ऑक्सीकरण अंक के स्थायित्व में क्या होती है? +1 ऑक्सीकरण अंक के स्थायित्व में वृद्धि होती है। के स्थायित्व में क्या होती है? वृद्धि। के स्थायित्व में वृद्धि होती है। +1 ऑक्सीकरण के स्थायित्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए थीलियम +1 अधिक स्थायी होता है Ga+1 की तुलना में। इसलिए थीलियम +1 गैलियम +1 की तुलना में क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। अगला हेडिंग अपना श्रृंखलन, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। श्रृंखलन, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। अगला हेडिंग रहेगा श्रृंखलन का, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। श्रृंखलन, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं। जैसे कार्बन से कार्बन जुड़ गया, कार्बन अपने श्रृंखला बनाई, यह गुण क्या कहलाता है? इसका श्रृंखलन कहलाता है। श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति श्रृंखलन कहलाती है। कार्बन ने अन्य कार्बन के साथ मिलकर एक श्रृंखला बनाई है, इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन का गुण किसमें ज्यादा पाया जाता है? जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। जिस तत्वों की यानी जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान, बंध वियोजन ऊर्जा का मान, जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, उसकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है। उसकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है। उसके श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कार्बन की
भी नहीं किसी की बंध वियोजन ऊर्जा संरक्षण के समानुपाती होती है, संरक्षण के समानुपाती। और मैं कहूँ कि कार्बन की बंध वियोजन ऊर्जा का मान 348 किलो जूल पर मोल होती है। कार्बन की बंध वियोजन ऊर्जा का मान 348 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। और ये ऊर्जा ज्यादा होने के कारण कार्बन में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। कार्बन के अंदर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्यों? क्योंकि इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है। कितना होता है? 348 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। एक दूसरे और SI की बंध वियोजन ऊर्जा का मान 297 किलो जूल प्रति मोल। SI और SI की बंध वियोजन ऊर्जा का मान 297 किलो जूल पर मोल होता है, 297 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति किनमें अधिक होती है? जिनकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है। बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होने से श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी, ठीक है। और कार्बन में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है क्योंकि कार्बन की बंध वियोजन ऊर्जा का मान होता है 348 किलो जूल प्रति मोल। SI की बंध वियोजन ऊर्जा का मान होता है 297 किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन है ऑक्सीजन व S में किसकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है? ऑक्सीजन व S में किसकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है? यानी श्रृंखलन की प्रवृत्ति पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन है? ऑक्सीजन और S में क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन व S में किसके श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है? ऑक्सीजन व S में किसके श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है? श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन बताइए, मैंने अभी बताया जिसके बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक, SS की बंध वियोजन ऊर्जा का मान 264 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि ऑक्सीजन की बंध वियोजन ऊर्जा का मान 146 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो S और S का कितना हुआ? 264। S और S का कितना हुआ? 264 किलो जूल प्रति मोल। ऑक्सीजन का कितना? 146। इनमें ज्यादा किसका है? SS। तो S में श्रृंखलन बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम कह देंगे S और S की बंध वियोजन ऊर्जा का मान 264 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि O और O के बीच जो बंध होता है उसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान 146 किलो जूल प्रति मोल होता है। और 146 किलो जूल प्रति मोल से 264 ज्यादा होने के कारण SS की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। SS में श्रृंखलन का गुण क्या होता है? अधिक। श्रृंखलन का गुण अधिक होता है। श्रृंखलन का गुण क्या होता है? अधिक, ठीक है। अगली बात ये बात थी और उसके आगे अपना है अगली बात है ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवणता। अगला टॉपिक अपना रहेगा ध्रुवण शक्ति व ध्रुवणता। ध्रुवण शक्ति व ध्रुवणता। ध्रुवण शक्ति व ध्रुवणता, ठीक है। ध्रुवण शक्ति किसको बोलते हैं? मान लो एक धनायन है A और एक ऋणायन है कोई B, तो क्या करता है धनायन को, जब धनायन ऋणायन के संपर्क में आता है तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट करता है, उसके साथ तो आकर्षण बनाता है,
जब धनायन ऋणायन के संपर्क में आता है तो ये ऋणायन की इलेक्ट्रॉनों को तो आकर्षित करता है और ऋणायन का जो नाभिक है उसको ये प्रतिकर्षित करता है, अर्थात ऋणायन को ये विकृत कर देता है। अर्थात ये ऋणायन को क्या कर देता है? विकृत कर देता है। यही गुण इसकी ध्रुवणता कहलाता है, यही इसकी ध्रुवण शक्ति कहलाती है। जब धनायन ऋणायन के संपर्क में आता है तो ये ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को तो आकर्षित करता है और ये अपने नाभिक के द्वारा इस नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, अर्थात ऋणायन को विकृत कर देता है। ऋणायन को क्या कर देता है? विकृत। किसको? ऋणायन को। ऋणायन को विकृत कर देता है। यह गुण इसकी ध्रुवण शक्ति है, ठीक है। और ध्रुवण शक्ति इसकी ज्यादा होगी, उसमें सहसंयोजक लक्षण भी ज्यादा होगा। ध्रुवण का गुण जिसमें ज्यादा होगा सहसंयोजक लक्षण अधिक होंगे। सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे? अधिक। सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे? अधिक, ठीक है। अब देखिए, जब ए है धनायन है, ये बी के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बी के नाभिक को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, जिससे बी का विकृत होना होगा और जी जब बी विकृत हो जाएगा तो इसको बोले ए की ध्रुवण शक्ति, ठीक है। और ए की ध्रुवणता किस पर डिपेंड करती है? ए की ध्रुवित होने की क्षमता किस पर डिपेंड करती है? ये धनायन के साइज पर डिपेंड करती है। धनायन का साइज, धनायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। साइज धनायन के साइज पर डिपेंड करता है, ये आवेश पर डिपेंड करता है, ये आवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवेश पर। धनायन और ऋणायन पर जितना आवेश है उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी अधिक। धनायन का आकार छोटा है, उसकी ध्रुवण शक्ति, आकार छोटा है धनायन का तो ध्रुवण शक्ति ज्यादा है, ध्रुवण क्षमता ज्यादा है, ज्यादा। आकार छोटा, धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, उस पर आवेश ज्यादा होना चाहिए। आवेश क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। आवेश ज्यादा, आकार छोटा धनायन का, उसकी ध्रुवण शक्ति ज्यादा होगी। ऋणायन को देखा जाए तो ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। ऋणायन का आकार कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ऋणायन का आकार बड़ा, आवेश अधिक, आवेश क्या होना चाहिए? अधिक। ऐसी कंडीशन में ध्रुवण क्षमता ऋणायन की क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो क्या हुआ? धनायन का आकार जितना छोटा उच्च आवेश घनत्व है, आवेश ज्यादा हुआ, आकार छोटा होगा, ऋणायन का आकार बड़ा होगा और आवेश कम होगा, सॉरी आवेश ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये ध्रुवण क्षमता ज्यादा रखते हैं, ठीक है। अब है अगला है धात्विक गुण। धात्विक गुण का टॉपिक है अगला। अगला टॉपिक अपना रहेगा धात्विक गुण का। देखिए, धात्विक गुण। और धात्विक गुण में देखिए, हम जानते हैं कि जब धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है और नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण धात्विक गुणों में भी वृद्धि होती है। धात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि। तो धात्विक गुणों में सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ने के कारण नाभिक व बाह्य इलेक्ट्रॉन का
नाभिक व बाह्य इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम होता है, बाह्य इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है और धात्विक गुण का मान क्या होता है, बढ़ता है। और जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में किसमें, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है और इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति कम, त्यागने की प्रवृत्ति कम, तो धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुणों में कमी आती है, धात्विक गुणों में क्या आती है, कमी। तो बताओ Ip के मान कम होने से धात्विक गुण क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। Ip के मान बढ़ने से धात्विक गुण के मान क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो Ip का मान कम हुआ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अगला है ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला हेडिंग है ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, अगला है ऑक्साइड, और ऑक्साइड में जो पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड्स हैं, अगला हेडिंग रहेगा अपना ऑक्साइड। धात्विक गुणों में धातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड, उनके बारे में पढ़ेंगे। धात्विक गुण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जब धात्विक ऑक्साइड की बात की जाए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए धात्विक ऑक्साइड की क्षारीयता बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है तो क्षारीयता, ऑक्साइड की क्षारीयता बढ़ती है। ऑक्साइड की क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती है। इधर जाते हैं अधात्विक गुण बढ़ता है, इधर जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ता है, अधात्विक, मतलब धात्विक गुणों में कमी आती है, क्षारीयता में कमी आती है। और जब भी अधात्विक गुण बढ़ेगा, संगत ऑक्साइड की अम्लीयता बढ़ेगी, संगत ऑक्साइड की अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, इधर देखो, हमने क्या क्या सबसे पहले धातुओं का बात किया, हमने कहा Na2O सोडियम का ऑक्साइड, फिर हमने बात की MgO, फिर हमने बात की Al2O3, फिर हमने बात करी SiO2, फिर हमने बात करी P2O5, और फिर हमने बात करी उसके बाद SO2, और फिर हमने बात की Cl2O7। ठीक है, तो देखिए ये ऑक्साइड्स हैं, लेकिन इधर जा रहे हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता जा रहा है। अधात्विक गुण बढ़ने के कारण संगत ऑक्साइड की अम्लीयता बढ़ती है। इधर वाले रहेंगे क्षारीय, इधर वाले रहेंगे क्षारीय, ये क्षारीय आएगा, ये क्षारीय आएगा, ये ज्यादा क्षारीय है,
ये ज्यादा क्षारीय, ये क्षारीय, ये उभयधर्मी प्रकृति का, उभयधर्मी, अम्लीय, थोड़ा ज्यादा अम्लीय, और ज्यादा अम्लीय, प्रबल अम्लीय। ठीक है, तो ऑक्साइड्स में क्या होगा, जब ऑक्साइड्स में बाएं से दाएं जाएंगे, ऑक्साइड में बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ने के कारण संगत ऑक्साइड की अम्लता बढ़ती है। अम्लता क्या होती है, बढ़ती है, संगत ऑक्साइड की अम्लता बढ़ती है। अब ये क्षारीय हुआ, ये भी क्षारीय, आगे गए उभयधर्मी, अम्लीय, अम्लीय हो गया, ऐसे चलते हैं। तो अम्लता क्या होती है, बढ़ती है। तो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक ऑक्साइड की क्षारीयता बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण का मान बढ़ता है, और जब भी धात्विक गुण का मान बढ़ता है उसके ऑक्साइड की क्षारीयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये था ऑक्साइड्स की बात। अब अगला हेडिंग अपना रहेगा विकिरण संबंध। अगला हेडिंग है विकिरण संबंध। अगला हेडिंग अपना है विकिरण संबंध। हेडिंग है विकिरण संबंध। विकिरण संबंध का मतलब क्या है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो अगले वर्ग के दूसरे तत्व के साथ, अपने से अगले वर्ग के निचले तत्व के साथ, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Si, फास्फोरस, सल्फर। विकिरण संबंध का मतलब क्या हुआ, पहले वर्ग, ये पहला, मान लो ये पहला वर्ग है, पहला वर्ग है, मान लो ये पहले वर्ग का सदस्य और उससे अगले वर्ग का निचला सदस्य, उससे अगला वर्ग ये हो गया, उससे निचले सदस्य में पहले वर्ग का सदस्य समानता प्रदर्शित करता है। पहले वर्ग का सदस्य अगले वर्ग के निचले सदस्य के साथ समानता प्रदर्शित करता है, और ये समानता एक विकिरण के रूप में होती है। ये समानता किसके रूप में होती है, एक विकिरण के रूप में होती है, इसलिए इस संबंध को बोलते हैं विकिरण संबंध। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विकिरण संबंध। ठीक है, तो देखो जब लिथियम Mg में समानता रखता है तो लिथियम Mg का विकिरण संबंध, Be एल्यूमिनियम के साथ समानता रखता है तो बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ विकिरण संबंध प्रदर्शित करता है। बोरोन Si के साथ समानता रखता है तो बोरोन Si के साथ विकिरण संबंध प्रदर्शित कर रहा है। कार्बन P के साथ समानता रखता है तो कार्बन P के साथ विकिरण संबंध प्रदर्शित कर रहा है। नाइट्रोजन S के साथ समानता रखता है तो ये S के साथ विकिरण संबंध प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये सब बातें। और हमें विकिरण संबंध में किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है बोरोन में Si में विकिरण संबंध के बारे में, B और Si में विकिरण संबंध के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमारी बात क्या रहेगी, अगला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, बोरोन व Si में विकिरण संबंध। बोरोन व Si में विकिरण संबंध, बोरोन व Si में विकिरण संबंध। सबसे पहली बात, क्या क्या ये समानता रखते हैं, इसी आधार पर इनका विकिरण संबंध दर्शाया गया है। तो क्या क्या समानता रखते हैं, सबसे बात, दोनों ही तत्व उपधात्विक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, उपधात्विक। पहली बात, दोनों ही तत्व उपधात्विक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, उपधात्विक प्रकृति के होते हैं।
उदाहरण प्रकृति के होते हैं। अगली बात, दोनों की आयपी के मान लगभग समान होते हैं। दोनों की आयपी के मान, दोनों की आयपी के मान लगभग समान होते हैं। दोनों के आयपी के मान क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। दोनों के यौगिकों की प्रकृति, दोनों तत्वों के यौगिक जो होते हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। लगभग समान, लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। अगली बात, दोनों तत्वों के यौगिक लगभग सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। दोनों तत्वों के यौगिक लगभग सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। यौगिक कैसे होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। अगली बात, कितनी बात हो गई? 3 बात। और बात देखिए, दोनों ही कई प्रकार के तत्वों से संयुक्त होकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। दोनों ही कई प्रकार के तत्वों से मिलकर, कई प्रकार के तत्वों से मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। ये था बोरोन में एसाइन वेरिएशन में कुछ समानता कैसे क्या बात थी। दोनों ही तत्व उदाहरण प्रकृति के होते हैं। दोनों के आयतन के मान लगभग समान होते हैं। दोनों तत्वों के यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के बनाते हैं। ठीक है, और दोनों ही कई प्रकार के तत्वों से मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। दोनों क्या बनाते हैं? द्विअंगी यौगिक। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।